Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have not watched the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to study the topic Structure of Atom. This is topic number 4 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 11th Structure of Atom. The topics to be covered in this chapter are these. Out of this, we are done with few of the topics like subatomic particles, atomic number, isotopes, isobars, drawbacks of Rutherford atomic model, and Bohr's atomic model. And now we are dealing with quantum mechanical model of atom. We are done with some part of the quantum mechanical model also, and today we are towards the last section of this topic. Okay, and if you have missed these previous videos, you can click on the I button above and see those videos and come back to this one. So today's topic is electronic configuration of atoms and its representation. ठीक है, तो एटम्स का जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में, उन एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है और उसको कैसे लिखा जाता है और कैसे प्रेजेंट किया जाता है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं. सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिटल. मतलब सपोज मैंने सोडियम की बात की, तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके 11 इलेक्ट्रॉन्स उसके कौन से ऑर्बिटल में और कैसे प्रेजेंट हैं उसे बताना मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो ऐसे कोई भी एलिमेंट्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन से ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं, कौन से सबशेल में प्रेजेंट है और कितने हैं इन नंबर और कैसे लिखे जाएंगे, उनको दिखाना मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है बाय अब्बूस प्रिंसिपल. ठीक है, और ये प्रिंसिपल क्या था? ये प्रिंसिपल ऐसा था कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन फील करोगे तो आप इलेक्ट्रॉन कैसे भी और किधर भी फील नहीं कर सकते. आपको फील करते वक्त सबसे लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहले फील करना है और फिर धीरे धीरे हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल की तरफ मूव करना है. कैसे भी आप इलेक्ट्रॉन नहीं भर पाओगे. सो सपोज आपके पास है 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप वो 2 इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिटल में नहीं फिल कर सकते. आपको पहले उसे 1s2 में फिल करना होगा और फिर जो यदि बचा कोई तो 2 है तो 1s2 में तो कंप्लीटली फिल हो गया. बट सपोज 3 होता तो पहले आप 2 1s2 में भरते और फिर उसके बाद 2s1 में भरते. ठीक है, मतलब जब भी आप फिल करोगे तो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करना है और फिर नेक्स्ट की तरफ मूव करना है. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं. पहला है ऑर्बिटल नोटेशन, इसे कहते हैं ऑर्बिटल नोटेशन. दूसरा है ऑर्बिटल डायग्राम. अब ऑर्बिटल नोटेशन में एक्चुअली पहले दिखाया जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. देखो ये n. ठीक है, तो ऑर्बिटल नोटेशन में पहले शेल दिखाया जाता है, शेल दिखाया जाता है y प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. उसके बाद दिखाया जाता है सबशेल. सबशेल रिप्रेजेंट किया जाता है SPDF थ्रू. ठीक है, तो पहला होता है शेल दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से n, फिर होता है सबशेल दैट इज SPDF, और उसके बाद दिखाया जाता है कि हर एक सबशेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. सपोज इस S सबशेल में A इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो A इलेक्ट्रॉन को सुपरस्क्रिप्ट करके S के ऊपर लिखा जाएगा. ठीक है, P और सबशेल में सपोज B नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो B को सबस्क्रिप्ट करके P के ऊपर लिखा जाएगा, और डी ऑर्बिटल में डी सबशेल में C नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, C को सबस्क्रिप्ट करके उसके ऊपर लिखा जाएगा. तो ये हुआ ऑर्बिटल नोटेशन. तो ऑर्बिटल नोटेशन कैसे दिखाया जाता है? ऑर्बिटल नोटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट शेल दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. शेल मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ. फिर होता है आपका सबशेल दैट इज SPD. ओके, और फिर होता है उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज A, B एंड
सी। अब होता है ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम में यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल दिखाने की जरूरत नहीं है। आप ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल से पहचान सकते हो कि कौन से सब शेल की बात कर रहे हो। सपोज एक ही ऑर्बिटल है, तो एक ही ऑर्बिटल सिर्फ एस सब शेल में होता है, तो एक ऑर्बिटल है मतलब मैं एस सब शेल की बात कर रही हूँ। सपोज 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल होता है पी सब शेल में, ठीक है, और 5 ऑर्बिटल है मतलब डी सब शेल में। सपोज 7 ऑर्बिटल होते, ठीक है, ऐसे 7 बॉक्सेस होते, तो 7 ऑर्बिटल होते तो होता एफ सब शेल। तो आप ऑर्बिटल से पहचान सकते हो कि आप कौन से सब शेल की बात कर रहे हो। तो इधर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन या सब शेल एस पी डी एफ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बॉक्सेस थ्रू रिप्रेजेंट करना है कि आप कौन से सब शेल की बात कर रहे हो। और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ए बी सी डी के टाइप में नहीं लिखा जाता, बल्कि इलेक्ट्रॉन को या फिर आप ऐसे सीधा प्लस हाफ स्पिन में या फिर उल्टा दैट इज माइनस हाफ स्पिन में इसमें भर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ ऑर्बिटल डायग्राम और पहला वाला था ऑर्बिटल नोटेशन। अब यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, दोनों तरीके से, ऑर्बिटल नोटेशन से भी एंड ऑर्बिटल डायग्राम से भी। तो ये है हाइड्रोजन 1, ये तो सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो हाइड्रोजन में होता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऑफुस प्रिंसिपल के हिसाब से वो जाएगा 1s ऑर्बिटल में, क्योंकि सबसे लोएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल वो है। तो ऑर्बिटल नोटेशन में आप लिखोगे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज 1, फिर लिखोगे द सब शेल दैट इज s, और फिर उसमें सुपरस्क्रिप्ट करके लिखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1। और ऑर्बिटल डायग्राम में आप ऐसे एक बॉक्स ड्रॉ करोगे, उसमें 1s नीचे लिख दिया, क्योंकि आप बात कर रहे हो 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की और s सब शेल की, और s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है विथ प्लस हाफ स्पिन। तो इस तरह से आप H1 का ऑर्बिटल डायग्राम और ऑर्बिटल नोटेशन लिख सकते हो। अब मूव करते हैं हीलियम 2 के तरफ। हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो s ऑर्बिटल का सबसे मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन का। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, देखो पहला इलेक्ट्रॉन तो 1s में ही गया, जो दूसरा आएगा वो भी 1s में ही जाएगा जब तक वो कंप्लीटली फिल नहीं होता। तो s का 2 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है, तो 2 तो ले ही लेगा, तो पहला 1 दैट इज शेल, देन सब शेल s, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो सुपरस्क्रिप्ट हो गया। और ऑर्बिटल डायग्राम में बात करें तो पहले हम बात करें 1s की, दैट इज एक ही ऑर्बिटल होगा, s को, s सब शेल को एक ही ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस हाफ में फिल करोगे फिर एक माइनस हाफ में। फिल करते वक्त याद रखना कि आप पहले माइनस हाफ ड्रॉ करो या बाद में माइनस हाफ ड्रॉ करो, डजेंट मैटर, बट एग्जाम में सही तरीका रिप्रेजेंटेशन का यही है कि पहले आप फर्स्ट प्लस हाफ ड्रॉ कर दो इलेक्ट्रॉन, और फिर अपोजिट स्पिन वाला माइनस हाफ वाला इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट है लिथियम 3। लिथियम 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। देखो अभी 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में तो फिल हो जाएगा, क्योंकि s की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की थी, इसलिए मैं पहले s में फिल कर दूंगी। बट नेक्स्ट थिंग याद रखना है यहाँ पे 2s1, क्योंकि जो थर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो जाएगा नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल में, दैट इज 2s1 में। तो अब यहाँ पे 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 एंड 2, और 2 सब शेल है s, और इलेक्ट्रॉन पहले होगा 1s2 में फिल सॉरी, और जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो चला जाएगा 2s1 में। ठीक है, तो इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हो। अब ऑर्बिटल डायग्राम की बात करें तो 1s और 2s दोनों भी s सब शेल ही हैं, और इसलिए दोनों में एक एक ही ऑर्बिटल्स होंगे। देखो एक ही बॉक्स ड्रॉ किया है, ये दोनों बॉक्स को जोड़ना नहीं है, क्योंकि आप 2 अलग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहे हो, एक है 1s और एक है 2s, इसलिए दोनों को अलग अलग ड्रॉ करो। फिर पहले वाले जो है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ से फिल करो, क्योंकि आपको पता है हूर्न्स रूल्स एंड पॉइलेंस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सब के अनुसार आपको पहले इलेक्ट्रॉन 1s में फिल करना होगा विथ अपोजिट स्पिन, और जो बचेगा वो जाएगा 2s में। नेक्स्ट है बेरिलियम विथ एटॉमिक नंबर 4। एटॉमिक नंबर 4 मतलब है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो जाएंगे 1s2 में, और फिर बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे 2s2 में। मतलब अभी दोनों भी आपके सब शेल s कंप्लीटली फिल्ड है, क्योंकि उनका मैक्सिमम कैपेसिटी था 2 इलेक्ट्रॉन का, और आप देख सकते हो दोनों में भी अब 2-2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो कंप्लीटली फिल है।
ऑर्बिटल डायग्राम की बात करें तो पहले आप ड्रॉ करोगे 1s ऑर्बिटल, फिर ड्रॉ करोगे 2s ऑर्बिटल, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, और ये हो गया आपका बेरिलियम 4 का ऑर्बिटल डायग्राम। नेक्स्ट है फ्लोरीन, उसका एटॉमिक नंबर है 9। अब उसका ऑर्बिटल नोटेशन रिप्रेजेंट करो तो हो जाएगा 1s2, 2s2 एंड 2p5। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप पहले 1s में भरोगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2s में भरोगे, उसके बाद बचता है 5 इलेक्ट्रॉन, वो चला जाएगा 2p5 में, क्योंकि p ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 6 इलेक्ट्रॉन का। तो जब तक वो 6 नहीं हो जाता तब तक आपको पहले p में फिल करना होगा। अब ऑर्बिटल डायग्राम की बात करें तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन आप 1s2 में भर दोगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 में भर दोगे, और जो बचे हैं 5 इलेक्ट्रॉन वो p ऑर्बिटल के 3 सबशेल होते हैं, करेक्ट, सॉरी p सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो p सबशेल के हैं आपके पास 3 ऑर्बिटल। तो पहले याद रखना है, पहले आपको तीनों, इसमें देखो अभी मैं इधर फिल करके दिखाती हूँ और फिर आपको पता चलेगा फाइनल डायग्राम दिखता कैसा है। तो जब भी आप p ऑर्बिटल में ये 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो तो आप डायरेक्ट पेयरिंग नहीं शुरू करोगे, देखो इधर भर दोगे और फिर उसके बाद इधर पेयरिंग शुरू नहीं करोगे, ये रॉन्ग मेथड है। क्योंकि आपको पता है हमने हुन्स रूल और पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा है, अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन भरना है पहला थिंग, और दूसरा पहले आपको सारे जो भी सब शेल के सारे ऑर्बिटल्स है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरना और फिर पेयरिंग शुरू करना है। तो पहले आप क्या करोगे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे। ठीक है, तो आपके पास 5 है तो पहले तीनों में एक एक भर लिया, और बचे 2, तो 2 बचे हैं तब आप पेयरिंग शुरू करोगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, पहले तीनों में एक एक भरना है और फिर जो बचेंगे 2 उनका पेयरिंग शुरू करना है, डायरेक्टली पेयरिंग नहीं शुरू करना है। तो ये है करेक्ट मेथड। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो, कोई ऑर्बिटल हो s p d f, तो आपको याद रखना है पहले सारे उस सब शेल के सारे ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए और फिर बचेगा एक्स्ट्रा तो आप उसमें पेयरिंग शुरू करोगे। ठीक है, अब एक बात याद रखना है, एस सब शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 2। तो एस सब शेल में आप कभी भी 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकते, कोई ऐसा हो 1s हो 2s हो 3s हो 10s हो, आप उस 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकते। p सब शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 6 इलेक्ट्रॉन, और p सब शेल में आप 6 से ज़्यादा नहीं इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते। डी सब शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप डी सब शेल में 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकते। और लास्ट में बात करें एफ सब शेल की, तो एफ सब शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आपको ये मैक्सिमम कैपेसिटी याद रखना है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जैसे मैंने अभी बोला 9 इलेक्ट्रॉन है तो आप एस में सिर्फ 2 ही डालोगे, सेकेंड एस में भी 2 ही डालोगे, जो बचेगा वो सब पी में। ठीक है, इस तरह से आपको मूव करना है। पी में भी 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं फिल कर सकते। यदि यहाँ पे आपके पास ये दोनों में 2 डालने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन बचते तो आप यहाँ पे 6 फिल करते और बाकी के जो 4 है वो आगे ले जाते। तो ये एक मैक्सिमम कैपेसिटी, इसलिए याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट मूव करते हैं कंडेंस्ड ऑर्बिटल नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कंडेंस्ड मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। अब ये क्यों जरूरी है, यदि आप हायर एटॉमिक नंबर की ऑफ एलिमेंट की तरफ मूव करें, कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 90 है, मतलब उसके पास 90 इलेक्ट्रॉन्स है, 90 इलेक्ट्रॉन्स 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे करके लिखना बहुत मुश्किल है, और वो बहुत बड़ा लॉन्ग ट्रेन ऑफ सिंबल बन जाएगा वहाँ पे, करेक्ट, एक लंबा सा ट्रेन तैयार हो जाएगा और एग्जाम में टाइम भी लगेगा और याद रखने में भी मुश्किल होगा, क्योंकि आपको 90 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से दिखाना है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने कंडेंस फॉर्म ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट किया कि इस लंबे से ट्रेन को हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। उसके लिए किसका हेल्प लिया गया, उसके लिए हेल्प लिया गया इनर्ट गैस का। इनर्ट गैस क्या होता है, पीरियोडिक टेबल का सबसे लास्ट वाला ग्रुप, दैट इज 18th ग्रुप। ठीक है, दैट इज हीलियम, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जियोन, नियॉन। ठीक है, ये सब इनर्ट गैस है, क्योंकि इनके सारे ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, और सारे ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से ना वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन देते हैं, और वो बहुत स्टेबल होते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं इनर्ट गैस।
ठीक है, इनर्ट गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना देते हैं, ना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनर्ट। इनर्ट मतलब अनरिएक्टिव, मतलब वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो उस तरह से इनर्ट गैस का हेल्प लेके कंडेंस फॉर्म कोई भी आप एलिमेंट का लिख सकते हो। तो उसके लिए पहले आपको क्या लिखना होता है? इनर्ट गैस का नाम लिखना होता है स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आप हेल्प ले रहे हो, कौन से इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आप हेल्प ले रहे हो, उस इनर्ट गैस को आप पहले स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे, और फिर बचा हुआ जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस एलिमेंट का, वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखोगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर एक एग्जांपल देती हूँ मैं। सपोज मैं बात कर रही हूँ पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। 19 इलेक्ट्रॉन को यदि मैं डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाऊं तो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। देखो 3p के बाद 3d नहीं आता, क्योंकि अफूस का आपने वो जिगजैग वाला चार्ट पिछला वीडियो का याद किया होगा, ऐसे जिगजैग चार्ट था, तो आपको याद होगा कि 4s आता है 3d के पहले। ठीक है, तो आप 4s को ही पहले लिखोगे, ना कि 3d को। तो देखो इसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स है, देखो अभी मैंने 19 फिल किया, क्या 2 + 2 इज 4, 4 + 6 इज 10, 10 + 2 इज 12, एंड 12 + 6 इज 18, + 1 इज 19। तो देखो ये पूरे 19 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैंने पोटेशियम को इस तरह से लिख दिया। बट अब ये तो लंबा सा ट्रेंड तैयार हो गया है, तो अब मैं किसका हेल्प लूँगी? उसके उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सबसे करीब कौन सा नोबल गैस है, वो पता लगाना होगा। ठीक है, तो पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के करीब सबसे करीब नोबल गैस है, वो है आर्गॉन। क्योंकि आर्गॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या आर्गॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 18। तो आर्गॉन है जो सबसे करीब है पोटेशियम के। तो आर्गॉन 18 है, तो आर्गॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। तो आप देख सकते हो आर्गॉन का ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पोटेशियम का ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ठीक है, तो आप ये पूरा लिखने के बजाय, दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये पूरा लिखने के बजाय आप उसको क्या लिख सकते हो? आर्गॉन। जब आप यहाँ पे पूरा इसके बजाय, पूरा ये इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्फ़िगरेशन के बजाय आर्गॉन लिख दोगे, तो ये अपने आप अंडरस्टैंड है कि आर्गॉन लिखने के वजह से आप क्या लिख रहे हो? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। तो इतना पूरा ऐसे लंबा चौड़ा इतिहास लिखने के बजाय उन्होंने क्या लिख दिया वहाँ पे? डायरेक्ट आर्गॉन। तो आर्गॉन लिखने से उन्हें समझ गया कि यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और जो अब एक्स्ट्रा बचा 4s1, उसे स्क्वायर ब्रैकेट आर्गॉन के आगे लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो 4s1 को आगे लिख दिया जाएगा। तो इसलिए पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन कंडेंस फॉर्म है आर्गॉन स्क्वायर ब्रैकेट में एंड 4s1। आर्गॉन मतलब ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये पूरा वाला इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन को समझ लिया गया है, और उसके आगे एक्स्ट्रा जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको लिख दिया गया है 4s1। इस प्रकार से आप कोई भी एलिमेंट का कितना लंबा चौड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, ये कंडेंस फॉर्म में बहुत सिंपल फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। बस आपको याद रखना पड़ेगा कि उसके करीब आने वाला नोबल गैस कौन सा है। जैसे मैंने देखा पोटेशियम है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो उसके करीब आने वाला सिर्फ आर्गॉन हो सकता है एटॉमिक नंबर 18 के साथ। तो वैसे ही आपको दूसरे एलिमेंट्स के लिए भी देखना पड़ेगा। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम स्पेशली क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई एक्सेप्शन है, और इसलिए एक्सेप्शन ध्यान में लेने के लिए हम इसे अलग से पढ़ रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं क्रोमियम की। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। ठीक है, यह है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर। अब उसका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको 24 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम है। तो क्रोमियम को यदि मैंने आपको दे दिया कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है,
और आप मुझे उसे सारे ऑर्बिटल्स में फिल करके दिखाइए। तो आप कैसे लिखिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और देखो फिर 4s पहले आता है फिर 3d आता है, करेक्ट, ऑफ उस प्रिंसिपल के हिसाब से, क्योंकि 4s का एनर्जी कम है 3d से, इसलिए पहले 4s आएगा। तो s का कैपेसिटी 2 है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे फिल करोगे। अब ये सारे फिल करने के बाद आपके पास बचे हैं 4 इलेक्ट्रॉन जो आप डी में डाल दोगे। बट अब याद रखना, मैंने पिछले वीडियो में एक बात कही थी कि कोई भी ऑर्बिटल यदि हाफ फिल्ड हो या कंप्लीटली फिल्ड हो तो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो कोई भी आप सब शेल ऑर्बिटल की बात करो, वो हाफ फिल्ड हो या कंप्लीटली फिल्ड हो तो ज़्यादा स्टेबल है। अब 3d4, तो ये है 3d4, तो डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, करेक्ट। तो ये हुए डी के 5 ऑर्बिटल्स। अब डी में है मेरे पास तो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन, तो मैं 4 ऑर्बिटल को फिल कर दूंगी। तो अब यदि सपोज क्रोमियम को एक ही इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कब आता है, जब वो हाफ फिल्ड होता है या फिर कंप्लीटली फिल्ड, ये 2 वर्ड याद रखना। कोई भी सब शेल या ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है या कंप्लीटली फिल्ड है तब वो ज़्यादा स्टेबल है। और क्रोमियम को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है इस ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। तब अब वो क्या करता है, वो अपने 4s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो यहाँ पे सपोज 4s है, तो 4s क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन दे देता है जो 3d में चला जाता है। तो अब हो जाता है 3d5, वो हो गया हाफ फिल्ड, इसलिए हो गया एक्स्ट्रा स्टेबल। और 4s अपनी स्टेबिलिटी नहीं लूज कर रहा है, क्योंकि 4s पहले था कंप्लीटली फिल्ड, अब हो गया हाफ फिल्ड। तो इस प्रकार से 4s भी स्टेबल है अब और 3d भी स्टेबल है। इसलिए अपने आप को एक्स्ट्रा स्टेबल करने के लिए क्रोमियम क्या करता है, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और 4s बन जाता है 4s1 और 3d5, और s और d दोनों भी स्टेबल हो जाते हैं कि दोनों हाफ फिल्ड है। इसलिए एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था क्रोमियम का, ये 4s2 3d4। बट ऑब्जर्व्ड क्या देखा साइंटिस्ट ने कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5, यहाँ पे डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि डी ऑर्बिटल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाना था हाफ फिल होके, इसलिए उसने एक इलेक्ट्रॉन एस में से निकाल लिया, और एस को भी अनस्टेबल नहीं किया क्योंकि एस भी अब हाफ फिल्ड है और इसलिए एक्स्ट्रा स्टेबल है। इसलिए एस और डी दोनों भी स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, और ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। अब हम बात करते हैं कॉपर की। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 29, सॉरी एटॉमिक नंबर है 29। उसका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका एक्सपेक्टेड है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9। अब वापस आप एक बात ध्यान में रखिए, ये है 3d9, करेक्ट। अब वापस कॉपर, अभी डी ऑर्बिटल को हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड में ज़्यादा स्टेबल है। हाफ फिल्ड तो हुआ उसका 5 इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीटली फिल्ड हुआ 10 इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए वापस एक इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि डी यदि 10 इलेक्ट्रॉन के साथ रहे तो कंप्लीटली फिल्ड होगा और वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए अब वो क्या करता है, वापस एक इलेक्ट्रॉन एस से निकाल के अपने डी में ले लेता है, जिससे एस हो जाता है हाफ फिल्ड और डी हो जाता है कंप्लीटली फिल्ड, और इस प्रकार से दोनों भी ऑर्बिटल अगेन हो जाते हैं स्टेबल। तो इसलिए 3d क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन s में से ले लेता है, और अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10। और ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, कंप्लीटली फिल्ड का एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए डी ने एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले लिया, 4s से। और इसलिए कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यह एक्सेप्शन याद रखना है कि जब भी कोई भी सब शेल हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड हो तो ज़्यादा स्टेबल है, और वो ज़्यादा स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने साइड के ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और जिससे वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पा ले। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जिनके में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो यदि एटम्स और आयंस, एक एटम दिया है एक आयन दिया है, दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों क्या हुए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो का मीनिंग है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वर्ड को ब्रेक करोगे तो आपको दिख जाएगा आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो भी एटम्स और आयंस हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब क्या है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा सेम। तो जो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा सेम होता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। अभी सपोज पोटेशियम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो मैंने क्या किया है, पोटेशियम से जिसका एटॉमिक नंबर 19 था उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो बन जाएगा K+। ठीक है, तो पहले उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 18। अब उसमें नंबर, सॉरी 19, अब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18। तो के ने क्या किया है, पोटेशियम ने जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन थे 19, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 18, क्योंकि एक तो दे दिया तो बचे 18। अब 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी सिमिलर टू आर्गॉन एंड Ca2+, क्योंकि आर्गॉन एंड Ca2+ में भी होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो आर्गॉन गैस है और Ca2+ है, दैट इज कैल्शियम 2+, ये दोनों में भी होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। इसलिए आर्गॉन और Ca2+ हुए आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद K+, क्योंकि ये तीनों में, दैट इज आर्गॉन, Ca2+ और K+, ये तीनों में है 18 इलेक्ट्रॉन, और इसलिए तीनों हुए आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, क्योंकि तीनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम सेम रहेगा। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। और आप देख सकते हो सारे आपके सब शेल्स कंप्लीटली फिल्ड है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन, सारे सब शेल कंप्लीटली फिल्ड है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्टेबल स्पीशीज है। ठीक है, तो सारे आपके सब शेल्स कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो इसलिए आर्गॉन, Ca2+, K+, 18 इलेक्ट्रॉन, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब क्या, जो भी एटम्स और आयंस जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो यहाँ पे बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो पहले वाले 30 एलिमेंट्स के उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 8 पहले वाले 8 एलिमेंट्स ही लिए हैं, और बाकी जो भी हैं आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। यदि आपके पास कोई भी डाउट है उससे रिलेटेड तो आप मुझे बाद में मेल या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, लिथियम, बेरियम, ये चारों की तो हमने बात कर ली है। ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने चारों की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की। तो बोरॉन का जो है एटॉमिक नंबर वो है 5, मतलब उसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन। तो पहला फिल होगा 1s2 में, और बचे 3 तो है 2s2 एंड 2p1 में। उसके m और n में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसको कॉम्प्रेस फॉर्म में लिखना है, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 5। तो सबसे करीब आने वाला नोबल गैस है हीलियम विद एटॉमिक नंबर 2। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है सबसे करीब आने वाला नोबल गैस कौन सा है उस एलिमेंट के। तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को आपको सबसे कम वाले, जो उसके पास वाले, मतलब एकदम करीब वाले ऐसे नोबल गैस से कंपेयर करना है जिसका एटॉमिक नंबर उसके बहुत करीब हो। तो जैसे 5 है बोरॉन का, तो हीलियम का 2 है, तो दोनों करीब में है, तो इसलिए आप यहाँ पे कॉम्प्रेस फॉर्म में लिख सकते हो हीलियम। हीलियम लिखते ही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 कॉम्प्रेस हो गया, और आगे का 2s2 एंड 2p1 आप लिख दोगे। ठीक है, वैसे ही अब नेक्स्ट है कार्बन। ठीक है, कार्बन में है एटॉमिक नंबर 6, तो उसका 1s2 2s2 एंड 2p2 है। वापस कार्बन के सबसे करीब आने वाला नोबल गैस हीलियम ही है, तो हो जाएगा हीलियम 2s2 एंड 2p2। वैसे ही आप नाइट्रोजन का भी लिख सकते हो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। और अब इसके m और n में वापस कुछ नहीं है, और वापस इसको कॉम्प्रेस फॉर्म में लिखना है, तो उसके करीब सबसे हीलियम ही है, क्योंकि नेक्स्ट
नेक्स्ट वाला जो भी है वो नोबल गैस वो 10 से ऊपर है उसका एटॉमिक नंबर। ओके, तो इसकी वजह से जो भी सबसे करीब है 8 एटॉमिक नंबर का वो है 2 ही। तो यहाँ पे वापस आप हीलियम लिख दोगे, मतलब 1s2 को आपने कॉम्प्रेस कर दिया है, करेक्ट। तो 1s2 को वापस आपने कॉम्प्रेस करके लिख दिया है और उसके आगे 2s2 एंड 2p4 लिख दिया। तो इस तरह से आप आगे के भी 9 से लेके 30 तक आप टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हो। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गॉन 18 एंड पोटेशियम 19। और किस फॉर्म में लिखना है, ऑर्बिटल नोटेशन एंड ऑर्बिटल डायग्राम, ये दोनों फॉर्म में आपको ये दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आर्गॉन है 18, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं। तो पूरे वीडियो में तो हमने आर्गॉन का डिस्कस किया है बहुत जगह पे, तो आप लिख सकते हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। इसके सारे ऑर्बिटल्स और सबशेल्स कंप्लीटली फिल्ड है। तो ऑर्बिटल डायग्राम में लिखोगे तो 1s में एक ही ऑर्बिटल होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, 2s में एक ही ऑर्बिटल होता है, p है इसलिए 3 ऑर्बिटल है, वापस s है तो एक ही ऑर्बिटल है, और p है वापस 3 ऑर्बिटल है। और आर्गॉन है तो इसलिए 6 है, यहाँ पे उन्होंने गलत लिखा है, टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर लेना। यहाँ पे 18 करने के लिए आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे, उन्होंने सिर्फ 17 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, 18th वाला वो लिखना भूल गए हैं, टेक्स्ट बुक में ये करेक्शन कर लेना। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, एक इलेक्ट्रॉन वो लिखना भूल चुके हैं, आप उसे लिख लेना क्योंकि 3p में 6 इलेक्ट्रॉन से ना कि 5। तो ये हो गया आर्गॉन का। और आर्गॉन नोबल गैस क्यों है आप समझ चुके होंगे, क्योंकि उसके सारे सब शेल कंप्लीटली फिल्ड है, ना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसके पास जगह है, ना इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, और जो भी पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जो भी आपको पता है जो भी पेयरिंग में रहेंगे उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो अकेले रहते हैं तो ईजी होता है। इसलिए आर्गॉन इज अ नोबल गैस एंड इट इज़ इनर्ट, मतलब वो रिएक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता है रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता है रिएक्शन से। नेक्स्ट है पोटेशियम 19। तो आपको पता है पोटेशियम 19 है, मतलब आर्गॉन का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और उसके आगे लिख दोगे 4s1, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरा आगे वाला तो कॉन्फ़िगरेशन है सेम एज आर्गॉन, और फिर एक 4s ऑर्बिटल भी ड्रॉ करके उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल देना है। अब पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, क्यों? क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो एक्स्ट्रा है, जो ईजिली डोनेट करके वो आर्गॉन का कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल वाला कॉन्फ़िगरेशन पा सकता है, इसलिए हाईली रिएक्टिव है। नेक्स्ट है आपको वन डाई नेगेटिव एनायन फाइंड आउट करना है, और एक यूनी पॉजिटिव कैटायन। डाई नेगेटिव मतलब 2 माइनस, डाई मतलब 2, नेगेटिव मतलब माइनस, यूनी पॉजिटिव मतलब 1 प्लस, यूनी मतलब 1, पॉजिटिव मतलब प्लस। ऐसे वाला एक एलिमेंट फाइंड आउट करना है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है नियॉन के साथ, मतलब जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के जैसा ही है। ऐसा आपको एक डाई नेगेटिव एनायन और एक यूनी पॉजिटिव कैटायन फाइंड आउट करना है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन नियॉन के ही इतना है। तो हम बात करते हैं नियॉन की पहले। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, मतलब नियॉन में है 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, मतलब उसमें 10 प्रोटॉन्स है, मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हुआ है 10। अब आपको ऐसा डाई नेगेटिव एनायन फाइंड आउट करना है जिसमें हो 10 ही इलेक्ट्रॉन्स, और आपको एक ऐसे यूनी पॉजिटिव कैटायन फाइंड आउट करना है जिसमें भी है 10 इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम बात करते हैं डाई नेगेटिव एनायन की। तो डायटॉमिक नेगेटिव एनायन ऐसा होना चाहिए, देखो उसमें 2 नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आप एक्स्ट्रा डालने वाले हो उसमें, तब उसमें 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आपको क्या करना है 10-2, दैट इज एटॉमिक नंबर 8। तो एटॉमिक नंबर 8 यदि आप देखो आपके पीरियोडिक टेबल में जाके तो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव एक्चुअली है आपका डाई नेगेटिव एनायन। एटॉमिक नंबर उसका है 8 ऑक्सीजन का, मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 है, और उसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन डाल दोगे तो उस पर आ जाएगा 2 नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन न्यूट्रल है, करेक्ट, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 है। बट अब उस पर आपको 2 नेगेटिव चार्ज चाहिए, मतलब आपको 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करने हैं।
तो आप यदि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा फिल कर दोगे तो 8 + 2 हो जाएगा 10, और उसमें आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन है, और उस पर आ जाएगा 2 नेगेटिव चार्ज भी। अब यूनि पॉजिटिव कैटायन की बात करें तो हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा उस स्पीशीज से, कोई भी एक ऐसा स्पीशीज या कोई भी एक ऐसे एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। तो हमें एक एटॉमिक नंबर ज़्यादा वाला फाइंड आउट करना है, दैट इज एटॉमिक नंबर 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हुए 11। बट अब मुझे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, मतलब मैं एक इलेक्ट्रॉन लूज करूंगी, करेक्ट, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगी तो हो जाएगा Na पॉजिटिव, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो यही मैं बात कर रही हूँ, जो टेबल में एक्सप्लेन कर देती हूँ जल्दी से। नियॉन है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, ठीक है। अब मुझे डाई नेगेटिव एनायन फाइंड आउट करना है, तो ऑक्सीजन +2 इलेक्ट्रॉन मेक्स इज O2 नेगेटिव। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और उसमें +2 इलेक्ट्रॉन कर दिया, इसलिए आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब है आपको फाइंड आउट करना यूनी पॉजिटिव कैटायन, तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो Na पॉजिटिव। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, उससे एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया तो हो गया 10। तो इस तरह से तीनों में हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, इसलिए तीनों भी हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी ऑफकोर्स तीनों का सेम होगा, दैट इज 1s2 2s2 2p6। और इनको आप ड्रॉ करोगे तो आप ऐसे देखोगे, एस के एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एस के एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी के 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया उसका ऑर्बिटल डायग्राम। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on asiadoubt04@gmail.com. If you liked my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And before going today, believe you can and you will. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.